माननीय सांसद खगेन मुर्मू जी, प्रदेश महामंत्री विजय गोस्वामी जी, जिला अध्यक्ष अजय गांगुली जी, प्रताप सिंह जी जिला अध्यक्ष, श्री अलमान बहादुरी जी प्रत्याशी, श्री निबरन घोष जी हमारे प्रत्याशी, श्री अभिराज चौधरी जी हमारे प्रत्याशी सुजापुर से, श्री सुनील झा प्रत्याशी अपने फरक्का से, और हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में काम कर रहे और यहाँ पर एक कार्यकर्ता और एक सहयोगी के रूप में आपके साथ समय देने वाले स्वतंत्र सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी एनजीओ के साथीगण, अपने क्लब हाउस के सभी अपने खिलाड़ीगण और यहाँ पे अपने उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं, पश्चिम बंगाल अपने खेल के लिए, खेल के क्षेत्र में जो लोगों की भावना यहां जुड़ी है और जो उस प्रकार से यहां पर से खिलाड़ियों ने अपना अलग अलग स्थान बनाया पूरे देश में, आज वही पश्चिम बंगाल जो क्लब हाउस से निकला हुआ जो एक सोच पश्चिम बंगाल की संस्कृति से कि हम इस क्लब हाउस के माध्यम से अपने युवा को, नई पीढ़ी को खेल जगत से जोड़ेंगे, इन्हीं एनजीओ और इन्हीं क्लब हाउस के माध्यम से कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन और पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल की विरासत को जिस प्रकार से इन क्लब हाउसों ने एक स्थान दिलाया, और मैं कह सकता हूं पूरे देश में, चाहे यहां के कलाकार हों, यहां के अलग अलग विधाओं के लोग हों, चाहे पेंटिंग हो, पत्रकारिता हो, कला का कई अलग अलग आयाम हो, संगीत हो, खेल हो, इन सब क्षेत्रों से क्लब हाउस के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से इस पश्चिम बंगाल का जो पुराना इतिहास रहा उसको निश्चित रूप से इन क्लब हाउसों ने एक बहुत ही अलग रूप से स्थापित किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज इन क्लब हाउसों से बैठने की क्यों जरूरत आन पड़ी, वो भी चुनाव के समर में। जिस क्लब हाउस का इतिहास इतना गौरवमय रहा हो, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा होती हो, आज का वो क्लब हाउस किस स्वरूप में है और किस काम के लिए जाना जा रहा है, हम सब कोई को मालूम है। जो कल ही तक खिलाड़ियों को निकालने के लिए, खेल को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए जाना जाता था, आज वो क्लब हाउस अड्डा बन गया है, एक वसूली का केंद्र बन गया है। और निश्चित रूप से जो पश्चिम बंगाल की विरासत है, जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति रही, एक समय इसी पश्चिम बंगाल से फुटबॉल के खिलाड़ियों का जो भावना देखने को मिलता था, चाहे मोहन बगान हो, चाहे हमारे अन्य जितने प्रकार के यहाँ पर क्लब हैं, पूरे देश में यहाँ के इन क्लब हाउसों की चर्चा होती थी। क्या पिछले 15, 20, 25 वर्षों में वही इतिहास है? क्या वही सम्मान है? और नहीं है तो कौन इसका दोषी है? किसके कारण ये हुआ? किसने पश्चिम बंगाल के युवाओं को, नई पीढ़ी को एक नए अच्छे भविष्य बनाने से रोका है? मैं इसलिए आज इस बात को करने आया हूं, जब देश के अन्य राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो भारत का आवाज दिया, सरकार के योजनाओं से उसको जोड़ा, हर पंचायत में खेलों के और खिलाड़ियों का माहौल बने, उस कालखंड में जब पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में खेल के प्रति रुझान बढ़ा, तो वही पश्चिम बंगाल
खेल से पीछे होता चला गया और यहां कहने लगे लोग खेला होगा। मैं पूछता हूं, जो खेल का क्षेत्र था वहां खेला होने का स्वभाव किसने उत्पन्न किया है, और जिसने उत्पन्न किया है वो खेल के प्रति कितना नकारात्मक रूप से उनके लिए खेल का मैदान राजनीति का मैदान बन गया। और निश्चित रूप से ये समय आ गया है मित्रों कि उनको सजा देना चाहिए। आज हरियाणा को देखिए, पिछले बार के ओलंपिक में हरियाणा ने 6 में से भारत को 6 पदक मिला, हरियाणा में 4-4 पदक गया। वही हरियाणा वही खेलो भारत के सपने को लेकर आगे बढ़ा और आज भारत का खेल का केंद्र बनता जा रहा है हरियाणा। ये कहीं न कहीं दिखता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत कैसा होगा। बिहार जैसा राज्य जहां खेल की चर्चा कम होती थी, वहां भी जंगल राज था, उसको हम लोगों ने मिलकर समाप्त किया। आज बिहार के खिलाड़ी भी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, गुजरात के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा पश्चिम बंगाल जो हमारा अग्रणी था खेल में, अगर आज पीछे रहा है तो जिन लोगों के कारण रहा है उनको सजा देने का समय है। मैं पूछता हूं, जो ये सांस्कृतिक भावनाओं का प्रतीक था, जहां की कलाएं, जहां के पेंटिंग, पूरे यहां के चित्रकार देश और दुनिया में अपना नाम रखते थे, क्या पिछले दिनों आपने सुना कि कोई पश्चिम बंगाल का युवा उस क्षेत्र में आगे बढ़ा? क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री को इससे मतलब ही नहीं है, उनको तो खेला करने से मतलब। लेकिन मित्रों, इस अड्डा को समाप्त करना है, क्लब हाउस के इस पुराने वैभवशाली इतिहास को वापस लाना है। जो टीएमसी की सरकार यहां चल रही है, मैंने कल ही कहा, ये तोलाबाजी और तुष्टीकरण वाले, ये माफियागिरी और महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले, ये करप्शन और कट मनी वाली टीएमसी को समाप्त करना होगा, नहीं तो हम इस पश्चिम बंगाल को उस विकसित पश्चिम बंगाल नहीं बना पाएंगे। जब हम कहते हैं कि यहां के लोगों का हक मारा गया, तो वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का लोग बाहरी और भीतरी। अरे हम तो ए पार और ओ पार वाले नहीं हैं, हम तो ये पार हैं। हम तो पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता कर रहे हैं, आप तो ओ पार से लाए हुए लोगों की चिंता कर रहे हो, जिसको यहां का हक दिलाने का काम कर रहे हो। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, पश्चिम बंगाल के मेरे क्लब हाउस के मित्रों, आपका केंद्र, आपका क्लब हाउस निर्माण का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है, नए नए प्रतिभाओं को स्थान दिलाने का प्रतीक है। उस केंद्र को वसूली का केंद्र नहीं बनने देना है, उस केंद्र से माफियाओं को सरकार चलाने नहीं देना है। मैं इसलिए आज आपके बीच में बैठा आया मिलने के लिए। मुझे तो मालूम हुआ है, चुनाव का समय आता है तो पूरे साल 5 साल तो वसूली चलता है, और चुनाव के समय इन्हीं अड्डाओं से बूथ कैप्चरिंग करने की रणनीति बनती है। इस बार तो पूरी तरह से तैयारी है मित्रों, क्योंकि पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर लगी है। जो महाजंगल राज की सरकार चल रही है, उसको अब ये मौका हम नहीं देने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इन क्लब हाउस को जो अड्डा बनाकर काम करने का प्रयास करते थे, निश्चित रूप से उसको हम खत्म करेंगे और नए पश्चिम बंगाल में इनके गौरवशाली इतिहास को फिर से लाने का काम करेंगे। चाचल में एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। कितने साल से बन रहा है पता नहीं, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि शायद आप ही के जिला का मामला है, यही का है ना। कितना दिन से बन रहा है? बन रहा है, घबराइए मत, इनसे नहीं बनेगा, वो आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, उन्हीं से बनेगा।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश में फुटबॉल का जो वैभवशाली इतिहास पश्चिम बंगाल से जाना जाता था, उस फुटबॉल के इतिहास को फिर से पश्चिम बंगाल से लाने का काम हम करेंगे। अभी हाल में फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी को बुलाया गया, विश्व के खिलाड़ी आए थे, पश्चिम बंगाल के लोग भावना से जुड़े हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी आए तो पूरा पश्चिम बंगाल टूट पड़ा। लेकिन क्या हुआ था, उसमें भी खेला ही हुआ, खेल नहीं हो पाया। मैं इसलिए आज आपसे कहने आया हूं, मेरे युवा साथियों, पूरे देश में 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स कराने वाला है, उसकी दावेदारी हमने की है। 2036 में ओलंपिक गेम्स की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भैया 10 साल है अभी, इस 10 साल का मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइए। कॉमनवेल्थ गेम्स जब होगा तो कोई ना कोई पश्चिम बंगाल का युवा कहीं ना कहीं एक पदक लेता हुआ दिखेगा। इस सपने को साकार करना है, ये इन लोगों से नहीं संभव है। ये कट मनी वाले लोग हैं, इनको खेल से मतलब ही नहीं है, खिलाड़ियों के प्रति जो भावना होनी चाहिए मतलब ही नहीं है। हम जब फिट इंडिया बोलते हैं तो इनको हिट लगता है। अरे फिट इंडिया मतलब हमारा युवा अगर फिट रहेगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन कभी आप नहीं देखे होंगे कि ममता दीदी फिट इंडिया पे बात करेगी। उनको तो इस राज्य और इस देश की जनता को हिट करना है, और बांग्लादेशियों को उनको फिट नजर आते हैं, उनको बसाने की चिंता करते हैं। और बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के युवाओं के प्रति उनकी कोई भावना नहीं। मैं इसलिए आज इन बातों को आपके सामने रख रहा था मित्रों, क्योंकि जिस राज्य में हम लोगों ने जो सपना देखा है, आज वो सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, तो हमको युवाओं को आगे आना पड़ेगा, खिलाड़ियों को आगे आना पड़ेगा, कलाकारों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यह आपका पश्चिम बंगाल है। अगर लोगों ने इसको रोकने का काम किया है, टोकने का काम किया है, तो इसकी लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी। आज मुझे मालूम हुआ कि देश भर में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाया जा रहा है, और हर राज्य के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स की टीमें अपने अपने राज्य से खिलाड़ियों को भेज रहे हैं कि ताकि हमारे राज्य का खिलाड़ी बेहतर कर सके। पर पश्चिम बंगाल की सरकार के पास समय नहीं है अपने राज्य के किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने का, आगे बढ़ाने का। अब आप सोच सकते हैं, जब केंद्र सरकार कदम भी उठाती है, अपने तो कुछ करना नहीं, अगर कोई कर रहा है तो उसमें सहयोग भी नहीं करना। अरे अगर पश्चिम बंगाल का युवा खिलाड़ी आगे बढ़ेगा, उसको अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की कई अलग अलग स्कीम में मौका मिल रहा है, उसमें तो सहयोगी बनो। देश भर में ऐसी कई वेलफेयर स्कीम हुई जो केंद्र सरकार की योजनाओं से चल रहा है, सभी राज्यों ने उसको लागू किया। पर ममता दीदी का है कि मेरा चेहरा जब चमकेगा तभी हम कोई योजना लाएंगे, और नहीं चेहरा चमकेगा तो हम उससे इस राज्य की जनता का भला नहीं होने देंगे। आज पूरे देश में केआईसी के तहत खेलो इंडिया सेंटर्स को पूरे देश में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी राशि दी गई है राज्य सरकार को। पर राज्य सरकार उन राशि का उपयोग करने के बजाय केवल उसका दुरुपयोग कर रही है। अभी दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम चल रहा है। देश भर के रिटायर्ड खिलाड़ियों को हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12,000 से 20,000 तक का उनको रिटायर्ड बेनिफिट दे रही है, ताकि हमारे खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद भी एक सामान्य रूप से अपनी जिंदगी जी पाए, ऐसा हम। लेकिन टीएमसी की सरकार का तो शोषण मॉडल है, उनको विकास मॉडल से मतलब नहीं है। और यही कारण है कि आज जब देश का सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल निरंतर पीछे जा रहा है। मित्रों, आज पश्चिम बंगाल में
6,000 से अधिक छोटी बड़ी कंपनियां जो यहां पर लंबे समय तक काम करती थी, जो यहां के युवाओं को रोजगार देने का काम करती थी, उन युवाओं को जो मौका मिलता था, ये सारी कंपनियों का जो केंद्र पश्चिम बंगाल था, आज वो सारा केंद्र यहां से हटाकर दूसरे राज्यों में चला गया। कंपनी ने अपना निवेश करना बंद कर दिया। अब आप सोचिएगा कि इसका लाभ किसका, हमको क्या मतलब है, खिलाड़ी को, क्लब हाउस का क्या मतलब है। इन सभी बड़ी कंपनियां अगर ग्रोथ करती तो सीएसआर के माध्यम से उन कंपनियों का निवेश भी यहां होता और सीएसआर के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर हम इन क्लब हाउसों को सपोर्ट दे पाते हैं। अब क्या करती हैं दीदी, क्लब हाउस को पैसा भेजती हैं, साल में 2 बार 3 बार भेजती हैं। अब मुझे जो जानकारी है 2-3 लोग उसके अकाउंट होल्डर हैं और उसमें भी पूजा के नाम पर, त्योहार के नाम पर पैसा आता है और उसमें भी खेला ही होता है, पूजा नहीं हो पाता है। ये भी आपने देखा। दीदी ने तो यहां तक फरमान जारी किया है, अभिषेक बनर्जी हैं उनके भाईपो जो कट रखते हैं, यहां तक फरमान जारी किया है, पूरे मेरे चेहरे का फोटोग्राफ लगेगा हर एक पूजा पंडाल में और देख लेना कि जब फोटो आ जाएगा तभी पैसा भेजना, अदरवाइज कोई पूजा पंडाल बिना मेरे फोटो के रहेगा तो उसको क्लब हाउस को पैसा नहीं मिलेगा। यह स्थिति है। मैं इसलिए इन बातों को आज आपके सामने रख रहा हूं कि पूरे पश्चिम बंगाल में हजारों की संख्या में ये क्लब हाउस इस राज्य के विकास में, इस राज्य के नव निर्माण में काम करने वाले हैं, लेकिन उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, उन दुरुपयोग को निश्चित रूप से हमें बचाना है। और वर्तमान में की जो बांग्लादेश के जो घुसपैठियों को यहां बसाने का काम जो हो रहा है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से इन क्लब हाउसों को खड़ा होना होगा, इन एनजीओ को खड़ा होना होगा। मैं आपसे अपील करने आया हूं क्योंकि आप हमारे हर मोहल्ले के लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं, हमारे हर मोहल्ले के लोगों को आप पर आस्था है, विश्वास है कि ये हमारी युवा पीढ़ियों का नेतृत्व करता है ये हाउस। अगर आप पूरी तरह से इस विषय को लेकर कि आप कल्पना कीजिए कि आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले इसकी कल्पना जो की गई थी, किस रूप में इसको स्थापित किया गया था, क्या जो अपने स्थापना काल में जिस सोच से इसका स्थापना हुआ था, क्या आज उस रास्ते पे ये चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो इसको उस रास्ते पर लाने का काम जहां हमारा है वहीं आप क्लब हाउस के हमारे सभी प्रमुख लोगों का भी है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करने आया हूं कि आइए अपने इस पश्चिम बंगाल को इस सशक्त, खेल समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाने का, निर्माण करने का संकल्प ले और निर्माण यहां के युवा पीढ़ियों को, यहां के संस्कृति को, यहां के विरासत को, यहां के कला को बचाने के लिए है। और आपका संकल्प निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल होगा। मित्रों, मैं आज आपको जहां पश्चिम बंगाल की चर्चा कर रहा था, वहीं देश की भी चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के बारे में हमेशा सोचा है। पूरा पश्चिम बंगाल एक समय उद्योग का केंद्र हुआ करता था, बड़े बड़े व्यापार इस पश्चिम बंगाल के केंद्र से होके जाते थे। और इसी पश्चिम बंगाल ने वंदे मातरम का सृजन किया और इसी वंदे मातरम को जिसने आज अंग्रेजी हुकूमत से हमें आजादी दिलाई, वो वंदे मातरम के जयघोष से हमारे उस कालखंड के कितने वीर सपूतों ने अपना बलिदान दे दिया, पर वंदे मातरम के गूंज से अंग्रेजों को निश्चित रूप से इस देश से मुक्ति दिलाई। लेकिन मित्रों, आपको जानना पड़ेगा उसी वंदे मातरम का अपमान किसने किया। जब हम वंदे मातरम का वर्षगांठ मना रहे थे, संसद में विशेष सत्र चल रहा था, उसमें विशेष चर्चा हो रही थी, तो टीएमसी के सांसदों ने उस चर्चा के दौरान विघ्न डालने का काम किया, उसको रोकने का काम किया और उस वंदे मातरम के प्रति
जो पश्चिम बंगाल के मिट्टी से जो आवाज आई थी उसको भी अपमानित करने का काम किसी ने किया तो टीएमसी के सांसदों ने किया है। अब ऐसे समय में जो यहां की संस्कृति को, यहां के विरासत को, जो सम्मान का प्रतीक था, उसको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं इसलिए आज आपसे ये बात करने आया हूं। मां, मिट्टी, मानुष की बात होती है। किस प्रकार से माता बहनों का अपमान हो रहा है, किस प्रकार से बाहर से आए हुए घुसपैठिया हमारी माता बहनों को अपमानित कर रहे हैं, जलित कर रहे हैं। दीदी उन घुसपैठियों के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तो जाती है, पर हमारी माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक प्रशासन न जा पाए, इसकी चिंता जरूर करती है। मैं इसलिए इन बातों को रख रहा हूं मित्रों, क्योंकि आपके माध्यम से समाज को खड़ा करना है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पूरा वातावरण बना है, जनता सड़कों पे है मित्रों, आप सबसे यह आग्रह करने आया हूं कि मेरे क्लब हाउस के साथियों, मेरे युवा साथियों, पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने संगीत के लिए, अपने कवि भाव के लिए, अपने कला के लिए जाना जाता है, अपने खेल की भावना के लिए जाना जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे अपील करते हैं कि आपका समर्थन, हर क्लब हाउस के लोगों का समर्थन हमको मिले। मैं निश्चित रूप से यह संकल्पित होता हूं आपके माध्यम से कि हमारा संकल्प है कि इस क्लब हाउस के वैभवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करेंगे और खेलों के लिए, हमारे कला के लिए एक नया स्थान केंद्रित बनाएंगे। और आइए मिलकर अपने भाजपा नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए। इस पूरे पश्चिम बंगाल को 2047 का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का देखा है, हम इस पश्चिम बंगाल को भी विकसित पश्चिम बंगाल बना के देंगे, जिसमें गरीबों के चेहरे पर खुशहाली होगी, खिलाड़ियों के लिए नए अवसर होंगे और कला के क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया क्षेत्र दिखेगा, जिसमें वो अपनी स्थान और अपनी प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद।